हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका श्री राम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लाइव क्लास शुरू होने वाली है आज की। एक बार कमेंट करके बताना आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है या नहीं। हाँ, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। एनसीसी जाट वेलकम है भाई आपका। गोरा चौधरी वेलकम, बजरंग वर्मा, हाँ खुश रहो भाई, प्रणाम कर रहे हो। चलिए भाई दोस्तों जल्दी से, हाँ डाणियाला जाट वेलकम भाई। जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शानदार जानदार क्लास होने वाली है आज की दोस्तों। जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए, आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई बजरंग वर्मा आज लेट हो गए थोड़े से। आर्मी लवर शैतान वेलकम है भाई। दिव्या साहू गुड इवनिंग। एनसीसी जाट भी जवाब दे रहे हैं। हाँ जल्दी से आ जाइए। देखिए दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद में हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र तीरवाल ए जवाब दे रहे हैं, बजरंग वर्मा बी जवाब दे रहे हैं। वैसे ये प्रश्न अपना कल हो चुका था बच्चों, ये प्रश्न अपना कल हो चुका था। राजेंद्र तीरवाल ए आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। वैसे ये प्रश्न अपना कल हो चुका था। मैंने ये प्रश्न आपको कल बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। हाँ पुष्प। पुष्प जो होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था। अबरार खान ए जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। ये कल हो चुका था प्रश्न अपना। ये लो आपके सामने अगला प्रश्न आया है। हाँ पारुल टाक वेलकम है जी आपका। चलिए बीज किससे विकसित होता है। ऑप्शन ए स्त्री केसर, ऑप्शन बी बीजांड, और ऑप्शन सी अंडाशय, और ऑप्शन डी परागकोश। जवाब देना भाई। राजू डोटासरा वेलकम है भाई आपका। हाँ राजू तेरा पेपर नहीं हुआ क्या आर्मी का, और हो गया तो कैसा होगा ये बताना। राजेश गुजर सूरी ए जवाब दे रहे हैं। एनसीसी वाला जाट सी जवाब दे रहे हैं। विष्णु गुजर बी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई विष्णु गुजर करेक्ट जवाब दिया आपने। बजरंग वर्मा सर बी होगा शायद, शायद नहीं कंफर्म बोलो, यही होगा। कल है सर फर्स्ट पारी में, बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आपका पेपर बहुत ही शानदार जाए, हम यही दुआ करते हैं। और आप फौजी बनकर आओ हमारे पास में। हाँ बीज का विकास होता है बीजांड से भाई। किससे होता है, बीजांड से। देखो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं इनके अंदर होता है निषेचन। इनके अंदर क्या होता है, निषेचन। निषेचन होने से आपके जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन होने से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से नया पौधा विकसित होता है।
भ्रूण से नया पौधा विकसित होता है। हाँ, बजरंग वर्मा कह रहे कन्फर्म है भी, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे कन्फर्म होके जवाब दिया करो, है ना। जो होगा देखा जाएगा, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, ये ध्यान रखना। आल अग्निवीर ब्रोदर को रेसर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, कानाराम बाना नया गांव, काना कैसा हुआ तेरा पेपर? चलिए, तो यहां पर नया पौधा बनता है, नए पौधे का निर्माण होता है, और ये नए पौधे का निर्माण या बीज का विकास जो होता है ना, वो कहां पर होता है? बीजांड के अंदर होता है। कहां पर होता है दोस्तों? बीजांड के अंदर। रामराज गुजर वेलकम है भाई आपका। कानाराम गुजर वेलकम भाई, वेलकम, राम राम। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हनी शर्मा कह रहे हैं जी सर, आपका वेलकम है, कैरी ऑन ब्रदर, थैंक्स सर। राजू डोटासरा सर, पेपर कैसे आ सकता है? अरे बहुत इजी आ रहा है, मस्त रहे तू तो, तेरे कोई टेंशन नहीं है। तेरे को जो पढ़ाया ना उसमें से बाहर जाएगा नहीं, मस्त रहना। हाँ, विष्णु कुमार प्रजापति सी जवाब दे रहे हैं। अच्छा रहा सर जी। कानाराम बाना कह रहे हैं भाई, काना कितने प्रश्न मिले अपने पढ़ाई में से, एक बार बताना कमेंट करके। पारुल टाक सी जवाब दे रहे हैं। योगेश डुकिया राम राम जी, आपका वेलकम है। हाँ, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सी जवाब आ रहा है सभी का। अबरार खान देहरादून, राजेश गुजर सी जवाब दे रहे हैं, गोपाल गुजर, मनीष कड़वा सी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही जवाब आया, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून के अंदर है, ध्यान रखना। गोपाल गुजर वेलकम है भाई आपका। अब बताइएगा मेरे को कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भाई आर्मी वाले जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं, दोनों प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेना। इन दोनों प्रश्न में से बहुत बार प्रश्न आता है। हाँ, मनीष नुआद, मुकेश नुआद, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कानाराम बाना नया गांव, बहुत बढ़िया भाई, 12 प्रश्न करके आया साइंस में 15 में से, बहुत ही बढ़िया। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यह आपको बताना है, और यही चारों आपके ऑप्शन है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। बुद्धराज गुजर वेलकम है भाई आपका। बुद्धराज गुजर वेलकम है आपका। हाँ बच्चों, एक बार क्लास को लाइक करो, देखें, एक बार क्लास को लाइक करो और उसके बाद में क्लास को शेयर भी कर दो थोड़ा सा। हाँ भाई, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपको बताना है, यही चारों आपके ऑप्शन है, जवाब दो। योगेश लुकिया कह रहे हैं कि सर एक बार आपने जो पीडीएफ मेरे को भेजी थी ना, उसमें से एक क्वेश्चन बार नहीं आया, आर्मी वाले बता रहे हैं। जी धन्यवाद, बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन है जो आर्मी या किसी भी एग्जाम में बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है ना। तो आप लगातार जुड़े रहिएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जो भी साइंस के प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, उनमें से लगभग लगभग आप 90 से 95% सही करके आओगे। हाँ दोस्तों, जवाब दो, देखें, डी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। रामराज गुजर डी, लखनऊ गोपाल गुजर, बजरंग वर्मा सी दे रहे हैं। सी तो गलत है भाई, अरे वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, तो देहरादून में तो वन अनुसंधान केंद्र है। हनी शर्मा डी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही जवाब। बुद्धराज गुजर डी। कानाराम बाना क्या कह रहे हैं, वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं सर, ये प्रश्न आया था। वॉइस बॉक्स तो इसे ही कहते हैं ना भाई, कंठ को सवर यंत्र कहा जाता है, इसे कंठ को कहते हैं सवर यंत्र। अनीता मीना सी जवाब दे रहे हैं। सी तो इसका होगा, ये बताना आपको, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और ये चारों ऑप्शन है आपके, डी जवाब आ रहे हैं, राजेंद्र तीरवाल, बजरंग वर्मा, कंठ को, बहुत बढ़िया। कानाराम बाना नया गांव, हाँ सर बिल्कुल भाई, काना
तो मैं आशा करता हूं कि तुम भी यही जवाब करके आया होगा। गोपाल गुजर डी, बहुत बढ़िया भाई, सभी का शानदार जवाब आ रहा है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, है ना। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ध्यान रखिएगा, वन देहरादून और वनस्पति अनुसंधान लखनऊ, ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना भाई। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ये रहा। लो भाई, ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है किसमें? ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है? उसकी चाल से, उसके आयाम से, उसकी आवृत्ति से और उसके तरंग दैर्ध्य से। जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि की प्रबलता को किससे मापते हैं? राजेश गुजर सूरी सी जवाब दे रहे हैं भाई। सी गलत है आपका, सी गलत है बिल्कुल ही। राजू डोटासरा, मुकेश नुवाद सी दे रहे हैं, सी तो गलत है। विशु गुजर डी दे रहे हैं, डी भी गलत है, डी भी गलत है आपका, सी भी गलत है। बी तेजल मिक्सिंग स्टूडियो, बहुत सही जवाब दिया आपने। तेजल मिक्सिंग स्टूडियो, बहुत सही जवाब दिया आपने। गोपाल गुजर ने भी सही जवाब दिया, बुधराज गुजर ने भी सही जवाब दिया, बी, बहुत बढ़िया। ध्वनि की प्रबलता को आयाम से मापा जाता है। मुकेश नुवाद बी जवाब दे रहे, विष्णु गुजर बी, बहुत शानदार भाई, सभी का सही जवाब आ रहा है। ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता को आयाम से मापा जाता है। देखो प्रबलता होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सुमन राजोरा बी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने। प्रबलता कहते किसको है? किसी भी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं ध्वनि की प्रबलता, ये ध्यान रखना। अब देखो, ध्वनि की प्रबलता जो होती है ना, वो आयाम पर डिपेंड करती है, आयाम पर निर्भर होती है। और आयाम पर कैसे निर्भर होती है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर होती है। तो ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है भाई। किसके समानुपाती? आयाम के स्क्वायर के क्या होती है? समानुपाती होती है, ध्यान रखना। योगेश डुकिया क्या कह रहे हैं? यकृत में एचसीएल अमल पाया जाता है ब्रो। नहीं भाई, यकृत में एचसीएल अमल नहीं होता है। यकृत में एचसीएल अमल नहीं होता है। आमाशय में होता है एचसीएल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये ध्यान रखना। आमाशय के अंदर होता है एचसीएल। गोपाल गुजर राम राम भाई, वेलकम आपका। तो ध्यान रखना, ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। आयाम के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, ध्वनि की प्रबलता जो होती है ना, इसका अस्थायी मात्रक क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइएगा ध्वनि की प्रबलता का अस्थायी मात्रक क्या होता है? जवाब देना, देखिए जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि की प्रबलता का अस्थायी मात्रक क्या होता है? हाँ, राजू डोटासरा डेसिबल जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दिया आपने भाई। रामराज गुजर, यकृत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो भाई, यकृत के अंदर तो पित्तरस होता है, पित्तरस का निर्माण करता है। और बाकी यकृत के अंदर अम्ल कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से होगा ये। तो ऑप्शन बताओ मेरे को, ऑप्शन क्या क्या थे? हाँ, डेसिबल, गोरा डेसिबल, गोपाल गुजर डेसिबल, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। तेजल मिक्सिंग स्टूडियो, वेलकम है जी आपका। राजेश गुजर डेसिबल, सुमन राजोरा डेसिबल, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। हाँ हाँ, पितरस होता है, पारुल टाक डेसिबल, बहुत बढ़िया। बुधराज गुजर डेसिबल, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है डेसिबल, ध्यान रखना। ध्वनि की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। हाँ, लिनोनीलिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने योगेश डुकिया।
और ध्वनि की प्रबलता का प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता का प्रयोगात्मक मात्रक होता है दोस्तों बेल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेल होता है। ध्यान रखना, ध्वनि की प्रबलता का प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? बेल। ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न आता है कि डेसिबल और बेल में क्या संबंध होता है? तो डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। डेसिबल बेल का कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों? डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? डेसिबल। और प्रयोगात्मक मात्रक क्या होता है? बेल। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, लेकिन कैसे निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना। हाँ देखो भाई, ये बताना कि कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कान सुन सकते हैं? कितने डेसिबल की ध्वनि को मनुष्य के कान सुन सकते हैं? कितने डेसिबल मनुष्य के कानों के सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक की होती है? मनुष्य के कानों के सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक होती है? जवाब देना। देखें, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अरे मैं डेसिबल में पूछ रहा हूं, ये तो आवृत्ति है, ये तो आवृत्ति होती है। मनुष्य के कानों के सुनने की ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। लेकिन आपको बताना है कि मनुष्य के कान के सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक होती है? 60 डेसिबल जवाब दे रहे हैं। 60 डेसिबल, 75 डेसिबल, 60 डेसिबल अबरार खान, योगेश, गोपाल गुजर। देखो 60 डेसिबल की ध्वनि तो मनुष्य के कानों को प्रिय लगती है, लेकिन मनुष्य के कानों के सुनने की क्षमता कितने डेसिबल की होती है? तो 0 से 180 डेसिबल। 0 से कितनी? 180 डेसिबल तक। ढाणियाला जाट 170 डेसिबल, सही बता रहे हो, लगभग सही बता रहे हो। 180 डेसिबल तक होती है। हाँ, अब बताना कि मनुष्य के लिए कष्टदायी ध्वनि कितने डेसिबल की मानी जाती है? मनुष्य के लिए कष्टदायी ध्वनि कितने डेसिबल की मानी जाती है? मानव के कानों के लिए कष्टदायी ध्वनि कितने डेसिबल की मानी जाती है? मुरारी खटीक, वेलकम है भाई आपका। प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को शेयर करो जोरदार तरीके से। हाँ, 240 नहीं भाई, रामराज गुजर 80 डेसिबल, लगभग सही बताया आपने। मनुष्य के लिए कष्टदायी ध्वनि मानी जाती है 85 डेसिबल से ऊपर। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के कानों के लिए क्या मानी जाती है? कष्टदायी। ध्यान रखना, मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है 0 से 180 डेसिबल, और मनुष्य के कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? प्रिय लगने वाली ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? अभी थोड़ी देर पहले आप जवाब दे रहे थे 60। बहुत बढ़िया, ढाणियाला जाट बहुत बढ़िया जवाब दिया। विशु गुजर 100 नहीं होगा भाई, 60। बहुत बढ़िया राजू डोटासरा। प्रिय लगने वाली ध्वनि होती है 60 डेसिबल की। मनुष्य के कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि कितने डेसिबल की? 60 डेसिबल। अबरार खान, बुधराज गुजर, विशु गुजर बहुत सही जवाब दे रहे हो, बहुत ही शानदार भाई। पारुल टाक, लोकेश प्रजापत बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। 60 डेसिबल, 60 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कानों को क्या लगती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिय लगती है। और मनुष्य के कानों के सुनने की क्षमता कितने डेसिबल तक होती है? 0 से 180 डेसिबल। ध्यान रखना। और मनुष्य के लिए कष्टदायी ध्वनि कितने डेसिबल से ऊपर की मानी जाती है? 85 डेसिबल से ऊपर की। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार चल रहे हो। देखो, ये अभी कुछ ने जवाब दिया था आवृत्ति, कुछ बच्चों ने जवाब दिया था आवृत्ति के बारे में कह रहे थे।
तो आवर्ती पर निर्भर करता है तारत्व। आवर्ती पर निर्भर कौन करता है? तारत्व। ध्यान रखना, आवर्ती पर निर्भर करता है आपका तारत्व। भाई ध्वनि का तारत्व वह गुण होता है जिसके कारण आप मोटी और पतली ध्वनियों के बीच में अंतर करते हो। और महिलाओं की आवाज पतली होने का कारण होता है ध्वनि का तारत्व। ध्वनि का क्या होता है बच्चों? तारत्व। ध्यान रखना, महिलाओं की आवाज पतली होने का कारण होता है तारत्व। देखो, कोई भी मोटी आवाज होगी ना, उसकी प्रबलता अधिक होगी। मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होगी और पतली आवाज का तारत्व अधिक होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। एक छोटा सा उदाहरण पूछता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण पूछता हूं मैं। आप इसको लिखना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। फिर मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं अपन। ले लिया भाई? चलो, एक प्रश्न दिखता हूं मैं, सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने अभी कहा कि मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होती है और पतली आवाज का तारत्व अधिक होता है। मोटी आवाज का प्रबलता अधिक होती है और पतली आवाज की तारत्व अधिक होता है, ये ध्यान रखना। हाँ गणेश, प्रणाम भाई, वेलकम है आपका। बजरंग लाल क्या कह रहे हो? सर लड़कियां फिर भी चला लेती हैं, आवाज धीरे होते हैं तो भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ महाकाल, नाइस क्लास सर, धन्यवाद धन्यवाद भाई। देखो, अभी मैंने कहा कि मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होगी, मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होगी और पतली आवाज का तारत्व अधिक होगा। पतली का क्या अधिक होगा? तारत्व। अब एक मैं छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक ढोल की आवाज है और एक बांसुरी की आवाज है। एक ढोल की आवाज, एक बांसुरी की आवाज, इन दोनों में से किसका तारत्व अधिक होगा? बताओ भाई, किसकी आवाज पतली है, किसकी आवाज मधुर लगती है, ये बताओ। इन दोनों में से उसी का तारत्व अधिक होगा। बहुत बढ़िया भाई, महाकाल कह रहे बांसुरी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जवाब दे रहे हो। राजू डोटासरा बांसुरी, राजेश गुजर बांसुरी, विशु कुमार प्रजापत पारुल टाक, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। सुमन राजोरा, बुद्धराज, गोरा चौधरी, बजरंग वर्मा, बहुत शानदार। बांसुरी का तारत्व अधिक होगा। बांसुरी का तारत्व क्या होगा? अधिक होगा, ध्यान रखना। और इसी प्रश्न में पूछे कि प्रबलता अधिक किसकी होगी? इसी प्रश्न में पूछे कि प्रबलता अधिक किसकी होगी? प्रबलता किसकी आवाज की अधिक होगी? मेरे प्यारे बच्चों जवाब दो। देखें, प्रबलता किसकी अधिक होगी? ढोल की। बहुत बढ़िया राजू डोटासरा, महाकाल, बजरंग वर्मा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। विशु, तेजल मिक्सिंग स्टूडियो, गणेश लाल चौहान, विष्णु गुजर, गोरा चौधरी, बहुत सही जवाब दे रहे हो। ढोल की आवाज की प्रबलता क्या होगी? अधिक होगी, ध्यान रखना। ढोल की आवाज की प्रबलता क्या होती है? अधिक। दो बातें ध्यान रखनी है। देखो, प्रबलता किस पर डिपेंड करती है? आयाम पर। और तारत्व किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर। जिस वस्तु की आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारत्व अधिक होगा। बोले तो पतली आवाज की आवृत्ति अधिक होती है, मतलब उसका तारत्व अधिक होगा। और जिसका आयाम अधिक होता है, आयाम का मतलब कोई आवाज कितनी देर तक हमारे कान पर रहती है, मतलब मोटी आवाज, मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होती है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, छोटा सा, एक प्रश्न और छोटा सा पूछता हूं, मेरे को बताना। एक प्रश्न और बताना मेरे को। शेर की दहाड़, शेर की दहाड़ वह मच्छर की बिनबिनाट, मच्छर की बिनबिनाट
शेर की दहाड़ और मच्छर की भिनभिनाहट, इन दोनों में से किसका तारत्व अधिक होता है? जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो। देखें क्लास को एक बार शेयर भी कर दो भाई। हाँ मच्छर, बहुत बढ़िया भाई, राजू लोटासरा बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे लोइन की नहीं होगी भाई, लोइन की तो मोटी आवाज होती है ना। अभी मैंने कहा मोटी आवाज की प्रबलता अधिक होगी, और मैं पूछ रहा हूं कि तारत्व ज्यादा किसका होगा? तारत्व अधिक बताना है आपको, तारत्व अधिक किसका होगा ये बताना है भाई। मच्छर का बहुत बढ़िया, विष्णु कुमार, गोरा चौधरी, पारुल टाग, सुमन राजोरा, विशु गुजर, बहुत सही जवाब दे रहे हो। बुधराज गुजर, हाँ बजरंग वर्मा, बिल्कुल बिल्कुल, माफ कर दिया भाई तेरे को। चलो तारत्व अधिक होगा किसका? मच्छर की भिनभिनाहट का। भाई कितना मधुर गाना सुनाता है कान के पास में आकर आपको, है उसकी आवाज सुनकर मजा आ जाता है। और वैसे मच्छर तो होता है ना, ये अपने ही परिवार का सदस्य है ना। मच्छर में अपना ही खून दौड़ता है, उसकी रगों के अंदर अपना ही खून दौड़ता है। तो मच्छर को काटन नहीं दिया करो बेचारे को, है ना। मच्छर काटता है तो उसको मारा मत करो, क्योंकि वो अपने ही परिवार का सदस्य है। और एक दो बूंद आपका खून पी लेगा तो कम नहीं पड़ेगा, 5 से 6 लीटर तक तो होता है आप में, है ना। हाँ तो उसको मारना नहीं चाहिए, मच्छर को प्यार से समझाना चाहिए, बेटा पी ले के कोई दिक्कत ना है। तो अपने ही परिवार का सदस्य है, और अपने ही परिवार के सदस्य को मना नहीं करते किसी चीज के लिए, है ना। तो मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व क्या होगा? अधिक होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मच्छर की आवाज का, मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व क्या होगा? अधिक। और शेर की दाढ़ की क्या अधिक होगी? शेर की दाढ़ की प्रबलता अधिक होगी मेरे प्यारे बच्चों। शेर की दाढ़ की क्या अधिक होगी? प्रबलता, ये ध्यान रखना, है ना। पारुल टाक कह रहे हैं खून की कमी हो जाए फिर, अरे नहीं होगी, 5 से 6 लीटर रखते हैं, 2-4 बूंद पी लेगा तो बेचारे इसकी भी पूर्ति हो जाएगी, आपके कम नहीं पड़ेगा 2-4 बूंद से। अपने ही परिवार का सदस्य बेचारे को क्यों मार रहे हो? कितना मधुर गाना सुनाता है कान के पास आकर आपको, जब आप सोते तो सोने नहीं देता, ये बेचारा आपको जगाए हुए रखता है, फिर भी आप इसको मना कर देते हो खून के लिए, है। हाँ सुमन राजोरा सर, आपको ही मजा आता है? बिल्कुल आता है साहब, पहले ही खून की कमी है, खून की कमी है तो फल फ्रूट खाओ भाई, चकुंदर वगैरह खाया करो, जिनसे खून बनता है वो पदार्थ खाया करो, हरी पत्तेदार सब्जियां खाया करो, पालक खाया करो, उससे आपके शरीर में खून बनेगा। और 2-4 बूंद ये बेचारा पी लेगा तो इसकी भी पूर्ति हो जाएगी, आपके कोई कमी नहीं पड़ेगी, है। पिला दिया करो बेचारे को, अपने ही परिवार का सदस्य है ना, ये ध्यान रखना। चलिए बच्चों 2 मिनट, राम सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो आ रहे हैं, है ना। मैं राम सर को बुला रहा हूँ ना, वो आ रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लो क्या कह रहे हैं वो। आ जाओ सर, आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज किसी कारणवश मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। और कल अपनी क्लास होगी ट्रेन रेलगाड़ी, रेलगाड़ी संबंधी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम। और कल एक क्लास भी अपलोड करेंगे जिसके अंदर क्षेत्रफल के सारे सूत्र में बनाऊंगा एक बढ़िया वीडियो, जो कल अपलोड कर देंगे, जिसमें आयतन के सारे वर्ग गण गनाभ, सारे वृत्त त्रिभुज, जितने त्रिभुज है, चतुर्भुज के प्रकार है, सभी के अच्छे सूत्र बना के एक वीडियो अपलोड करूंगा दिन में मैं। और शाम को अपनी क्लास होगी रेलगाड़ी की। आज के लिए माफ करना दोस्तों, आज की मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। आप मुकेश सर से बढ़िया आज, और साइंस की बहुत बढ़िया क्लास हो रही है, जुड़े रहे और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, है ना। क्लास को शेयर करते रहिए आप, ठीक दोस्तों। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल हम। ठीक सर जी। हाँ भी प्यारे बच्चों, आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी। मोटा राजा कुरैशी अब आए हो आप। नागौरी गुरुजी राम राम भाई, वेलकम है आपका। बजरंग वर्मा धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बुधराज गुजर, हाँ आज अपनी मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी भाई, अपने साइंस की बात करेंगे आज, है ना। साइंस की मजा आ रहा है कि नहीं क्लास के अंदर, ये बताओ। इतने शानदार शानदार प्रश्न लेके आता हूं मैं आपको, फिर भी मजा नहीं आ रहा है तुम्हें, क्या गला घोट लूं? हाँ चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लो भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है आपकी बार आपके लिए।
बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आया आपके लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार बहुत ही शानदार जवाब आया है। राजू डोटासरा, हमेशा मजा आता है, बस ऐसे ही मजे के साथ पढ़ते रहो, है ना। मजे के साथ जो चीज पढ़ते हैं ना वो जिंदगी भर याद रह जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। गोरा चौधरी, सर आज लंबी क्लास लेना। भाई लंबी क्लास तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें भी खाना वाना खाना होता है ना, है ना। गोरा चौधरी नाइस क्लास, धन्यवाद जी। हाँ बुद्धराज नाइस क्लास, धन्यवाद भाई। चलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, देखना बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आया है कि सूची 1 में रसायन दिए हुए हैं और सूची 2 में सूत्र दिए हुए हैं, तो इनको आपको सुमेल करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको इसमें जवाब देना है। अब इसके अंदर ढूंढना कि बिना बुझा चूना कौन सा होता है। वैसे मैं ये सूत्र आपको बता चुका मेरे प्यारे बच्चों पहली वाली क्लास के अंदर। हाँ शिवदा मिशन जी के राम राम जी सर, बिल्कुल वेलकम है आपका। ये हमारे जीके के बहुत ही शानदार सर है विजेंद्र जी सेवदा सर। हाँ राजेश गुजर सूरी, ए जवाब दे दिया आपने, बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई, मिलान भी कर दिया इतनी जल्दी, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं भाई, बिना बुझा चूना, आपको इसमें से एक भी सूत्र मालूम है तो आप मिलान कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। हाँ बुद्धराज गुजर ए जवाब दे रहे, बहुत बढ़िया। देखो बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा चूना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, रासायनिक भाषा में कहते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं धोने का सोडा। और खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाई कार्बोनेट भी आप कह सकते हो, ध्यान रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो देखो इनके सूत्रों का मिलान करते हैं, बहुत बढ़िया, सभी का ए जवाब आ रहा है, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हो भाई। बुद्धराज गुजर, सुरेश राजेश गुजर, मोटा राजा कुरैशी, पलक पारुल टाक, विष्णु गुजर, बहुत शानदार भाई। देखो बिना बुझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये रहा। हाँ मोटा राजा कुरैशी, वेरी मस्त, बहुत धन्यवाद भाई। ये कौन सी इंग्लिश बोल रहे हो आप, वेरी मस्त है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH, ध्यान रखना। धोने का सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र तो ये पड़ा Na2CO3, बहुत ही बढ़िया। खाने का सोडा तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पड़ा खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले के अंदर 5 नंबर, पहले में क्या आया बच्चों 5, दूसरे में क्या आया 3, तीसरे में क्या आया 2, और चौथे में क्या आया 1। तो किस में आ रहा है देख लो, 5 3 2 1, ये रहा भाई पहले ही ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत ही शानदार जवाब दिया आपने, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया भाई। विशु गुजर बहुत शानदार जवाब दे रहे हो, ए सही जवाब होगा भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना। अब ये बताओ कि ये किसका सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है प्यारे बच्चों, बताना। वैसे मैंने बता दिया इसके बारे में, किसका सूत्र है ये, CaOH2 किसका सूत्र है, क्या कहते हैं इसको रासायनिक भाषा में, रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं, जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, CaOH2 को क्या कहते हैं। नहीं जिप्सम का नहीं है भाई, जिप्सम का सूत्र तो CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का सूत्र ये होता है, जिप्सम का नहीं है।
अरे भाई इसका नाम ही देखो, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका नाम, ध्यान रखना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। बहुत बढ़िया भाई, राजेश गुजर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। पारुल टाक भी सही कह रहे हैं, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। तेजल मिक्सिंग स्टूडियो कह रहे हैं गुड नाइट। भाई इतने जल्दी कहां जा रहे हो? क्या करोगे सो के? जिंदगी भर सोना ही तो है, हैं? नौकरी लग जाओ एक बार, उसके बाद सोते रहना आराम से, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अभी आप सोओगे ना, ये ध्यान रखना, फिर लाइफ के अंदर कुछ ही नहीं हो पाएगा। हाँ, एस के गुजर बुझा हुआ चूना। बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब दे रहे हो। चलो बच्चों आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नकदी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी कपास। जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो। हाँ, भाई कहते हैं कि आंखों में नींद बहुत है पर अभी सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर अभी सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का। अभी कुछ कर दिखाने का समय यही है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो इस समय के अंदर आपने कुछ कर दिखा दिया तो आपको दुनिया याद करेगी, दुनिया के सामने आप अच्छे बने रहोगे। अरे इसका जवाब दो भाई, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल का मतलब होता है कि मतलब जो उद्योग धंधे होते हैं उसके लिए कच्चा माल जिनसे प्राप्त होता है वो नकदी फसल कहलाती है। सुमन राजोरा कह रहे हैं अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो ये तरीके बदलो, इरादे नहीं। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। सी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आपका। राजेश मोटा राजा कुरैशी डी दे रहे हैं, डी तो गलत है। अरे भाई कपास तो नगदी फसल में आती है। ए भी गलत है, डी भी गलत है भाई। अरे बहुत ही गलत जवाब दे रहे हो आप। गेहूं, गेहूं नगदी फसल में नहीं आती है। गेहूं है, बाजरा है, ये नगदी फसल में नहीं आते हैं। बाकी तो नगदी फसल में आती है आलू, गन्ना, कपास, है ना? ये सभी सरसों वगैरह ये सब आपके नगदी फसल के अंदर आती है। रबड़ है, ऊन है, ये सब नगदी फसल में आती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, क्लास को शेयर करते रहो बच्चों, क्लास को शेयर करते रहो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये लो भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? पहला ऑप्शन फूलों का उत्पादन, दूसरा फलों का उत्पादन और तीसरा रेशम का और चौथा मधुमक्खी का। जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर, जवाब देना प्यारे बच्चों, जवाब दो। देखें जवाब दो कि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? सी जवाब दे रहे हो, पर उल्टा गलत है आपका। सी तो गलत है भाई। डी, डी भी गलत है। सी गलत है भाई मिस्टर फागा, सी गलत है। ए बहुत बढ़िया जवाब दिया मनीष कड़वा ने, बहुत ही शानदार जवाब दिया भाई। फूलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? फूलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ए जवाब आ रहा है दिव्या साहू, बुधराज गुजर, गोपाल गुजर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। फूलों का उत्पादन। रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? जवाब देना बच्चों, रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है?
रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जवाब दो देखें। अरे क्या हुआ, थक गए क्या इतने जल्दी? हाँ, ये जवाब हो गया हार्टिकल्चर। तो रेशम कीट का पालन या रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है, ये बताना। रेशम का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, या रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है, ये जवाब आपको देना है। किसी का जवाब नहीं है अभी तक। रेशम का उत्पादन, रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? जवाब दो देखिए प्यारे बच्चों, रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का उत्पादन, बहुत बढ़िया जवाब है आपकी बार राजेश गुजर का, सेरीकल्चर। मनीष कड़वा भूल गए, सेरीकल्चर। फूल का उत्पादन, फूलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर होता है, ध्यान रखना। सेरीकल्चर, बहुत सही जवाब दे रहे हो, सेरीकल्चर, बहुत शानदार जवाब दिया। रेशम का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। हाँ, बजरंग वर्मा कह रहे हैं काफी दिनों बाद में ये प्रश्न सामने आया है। तो ये प्रश्न अब आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। जो प्रश्न बहुत दिनों से गायब रहता है वो फिर एग्जाम के अंदर आता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, जवाब देना। देखिए, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? जवाब तो देखें, मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मोटा राजा कुरैशी, बहुत ही शानदार जवाब दिया अब की बार। एपी कल्चर, एपी कल्चर, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। मधुमक्खी का पालन कहलाता है एपी कल्चर, बहुत सही जवाब दिया आपने। एपी कल्चर, मधुमक्खी का पालन, बहुत बार एग्जाम में आता है ना। सेरीकल्चर, रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। फूलों का उत्पादन हार्टिकल्चर होता है ना। और फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोमोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी, फूलों का उत्पादन हार्टिकल्चर, रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर, और मधुमक्खी का उत्पादन एपी कल्चर, या मधुमक्खी का पालन जो होता है वो एपी कल्चर होता है। बहुत बढ़िया भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये रहा। निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, कैथोड किरणें, पराबैंगनी किरणें। हाँ, जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो देखें। और क्लास को लाइक कर दो बच्चों, क्लास को लाइक कर दो और शेयर करते रहो क्लास को। सी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। मोटा राजा कुरैशी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, सी जवाब। विष्णु गुजर, एपीकल्चर। अरे भैया आप पीछे चल रहे हो, क्या बात है? पोमोलॉजी अब जवाब दे रहे हो। दुर्गा मार्बल मकराना, सी जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार। गोरा चौधरी सी, एस के गुजर, बहुत बढ़िया सी। राजेश मिस्टर पागा, सी जवाब दे रहे हैं। वारुल टाक, एपीकल्चर, बहुत पीछे चल रहे हो आप तो। एपीकल्चर आगे लो थोड़ा वीडियो को। हाँ, कैथोड इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, ध्यान रखना। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर विक्षेपित होती है, ध्यान रखना। कैथोड किरणों की खोज करने वाला कौन था? कैथोड किरणों की खोज किसने करी थी?
कोई जवाब दे सकता है? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। कैथोड किरणों की खोज करने वाला रोंटगन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी विलियम क्रूक, और ऑप्शन डी रीटर। जवाब दो प्यारे बच्चों, जवाब दो कि कैथोड किरणों की खोज करने वाला कौन था? कैथोड किरणों की खोज करने वाला, देखो मैंने आपको एक दिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता की ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पीछे की लाइव क्लास के अंदर जाके देखना, है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक बताई थी। सी जवाब दे रहे हैं, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। कैथोड किरणों की खोज करने वाला विलियम क्रूक था। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? विलियम क्रूक, ध्यान रखना, विलियम क्रूक। कैथोड किरणों की खोज करने वाला कौन था? विलियम क्रूक। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, ध्यान रखना। अब बताओ एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज किसने की? यही जवाब है, यही ऑप्शन है आपके, जवाब दो। देखें, मोटा राजा कुरैशी ए, मनीष कड़वा ए, बहुत शानदार। कल या परसों ही आया था ये प्रश्न तो आपके। एक्स किरणों की खोज करने वाला कौन था? एक्स किरणों की खोज करने वाला, जवाब दो। दो का जवाब आया अभी तक। एस के गुजर, है ना, मुरारी खटीक, बुधराज गुजर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, गोपाल गुजर, शानदार। रोंटगन, कौन था भाई? रोंटगन था। एक्स किरणों की खोज करने वाला कौन था? रोंटगन, ध्यान रखना। गामा किरणों की खोज, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? प्यारे बच्चों अगर आपको ट्रिक पता है तो आप गामा किरणों की खोज बता दोगे। मैंने एक ट्रिक बताई थी, लहर गांव के एक राजा, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। मैंने एक ट्रिक बताई थी, गामा किरणों की खोज करने वाले, अरे रदरफोर्ड नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, एल्फा और बीटा किरणों की खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड। तो एल्फा और बीटा किरणों की खोज करने वाले कौन है? रदरफोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। गामा किरणों की खोज करने वाला हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। अरे ट्रिक बताई थी, गा से गामा वैसे बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने करी थी, ध्यान रखना। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अब बताओ पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाला, यही चारों ऑप्शन है आपके। राजस्थानी मारवाड़ी बॉय, धन्यवाद भाई। हाँ, पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाला, यही चारों ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दो। देखें, अब देखो दो तो निकल गए, दो तो आपने बता दिया, अब दो ही तो बचे, और दो में से भी मैंने एक इधर बता दिया। अब बचा कौन है? दिव्या साहू डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। पारुल टाक अब भी ए जवाब दे रहे हो। मनीष कड़वा डी, बहुत बढ़िया। गोरा चौधरी डी, सही जवाब दे रहे हो। गोपाल गुजर ए दे रहे, सुधर जा रहे, सुधर जा। पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाला रीटर कौन था बच्चों? रीटर, मुरारी खटीक, बुधराज गुजर, सही जवाब दे रहे हो डी, गोपाल गुजर, सही जवाब आया। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखना। कैथोड किरणों की खोज करने वाले, और कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, ध्यान रखना। और कैथोड किरणों की खोज तो विलियम क्रूक्स ने की थी। किसने की थी? विलियम क्रूक्स। एक्स किरणों की खोज तो रोंटगन ने की थी, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। पराबैंगनी का तो रीटर है, पराबैंगनी का कौन है? रीटर। और गामा का तो हेनरी बेकुरल है, गामा का कौन है? हेनरी बेकुरल।
हाँ, गोपाल आजकल पढ़ाई नहीं करता है। पढ़ाई कर ले बेटा गोपाल, कुछ नहीं रखा फालतू बातों में, पढ़ ले। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। किसी वस्तु के आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धारिता, ऑप्शन बी चालकता, ऑप्शन सी प्रेरकता और ऑप्शन डी प्रतिरोध। जवाब दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दो। देखें कि किसी वस्तु के आवेश तथा विभव का अनुपात क्या कहलाता है। चलो मैं सूत्र लिख देता हूं, C बराबर Q अपॉन V। अब C क्या होती है ये आपको ध्यान में रखना है। C का मतलब होता है प्यारे बच्चों धारिता। क्या मतलब होता है? धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभव। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटा विभव। अरे अब भी जवाब नहीं दे रहे हो क्या? ये किसका क्या कहलाता है? धारिता। आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाता है? अब भी जवाब नहीं दे रहे हो आप। हाँ, और अब भी जवाब दे रहे हो। और अब भी एस के गुजर, मनीष कड़वा ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दिया। धारिता, अरे मैंने सूत्र ही लिख दिया। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटा विभव। आवेश और विभव का अनुपात, आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ध्यान रखना, धारिता कहलाती है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। बुद्धराज ए, गोरा चौधरी, एस के गुजर, मुरारी खटीक ए जवाब दे रहे हो। देखो इसका मात्रक निकालते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों बताना? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक बताओ, देखिए क्या होता है। हाँ, राजेश गुजर ए, विशु गुजर ए, मोटा राजा कुरैशी कुलाम, बहुत बढ़िया भाई कुलाम, शानदार जवाब दिया। आवेश का मात्रक होता है कुलाम, बटे का मतलब प्रति। विभव का मात्रक बताना, विभव का मात्रक क्या होता है? मनीष कड़वा कुलाम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विभव का मात्रक बताओ, विभव का मात्रक क्या होता है? हाँ, गोरा कुलाम, एस के गुजर कुलाम। विभव का मात्रक बताना बच्चों, विभव का, विभव का मात्रक बताओ प्यारे बच्चों, विभव का वोल्ट। बहुत बढ़िया, मोटा राजा कुरैशी ने जवाब दिया विद्युत का विभव का मात्रक होता है वोल्ट, बहुत शानदार। तो इसका मात्रक आता है कुलाम प्रति वोल्ट, कुलाम प्रति वोल्ट। मिस्टर फागा, मनीष गढ़वा, गोरा चौधरी, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। मोटा राजा कुरैशी वोल्ट कह रहे हो, पारुल डाक वोल्ट, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका मात्रक क्या है? कुलाम प्रति वोल्ट। और इसी को एसआई में क्या कहते हैं? एसआई में कहते हैं फेरड। क्या कहते हैं? फेरड कहते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फेरड। फेरड को कुलाम प्रति वोल्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, धारिता किसका अनुपात होती है? आवेश और विभव का। आवेश और विभव का अनुपात क्या होती है? धारिता होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो C बराबर होता है Q बटा V। तो मात्रक होता है कुलाम प्रति वोल्ट, और इसी को एसआई में कहते हैं फेरड मेरे प्यारे बच्चों, फेरड कहते हैं। ध्यान रखना। हाँ, एस के गुजर वोल्ट, मुरारी खटीक वोल्ट। अब जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया, गोपाल गुजर वोल्ट। चलो आगे देखो, चालकता किसको कहते हैं, या इससे पहले देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, धारिता को C से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध।
धारा के मार्ग में आने वाली बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिरोध कहते हैं। अब मेरे को एक बार ओम का नियम बताओ। ओम के नियम का सूत्र बताना क्या होता है? मोटा राजा कुरैशी ने जवाब दे दिया V बराबर आई आर। बहुत बढ़िया भाई। ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। बहुत शानदार भाई। अब इसी से आप R का मान निकालोगे। अब इसी से R का मान मनीष कड़वा V बराबर आई आर। बहुत बढ़िया। R का मान निकालोगे तो I इधर गुणा में है, इसको भाग में भेज दो तो सूत्र क्या बनेगा? R बराबर V बटा I। बहुत बढ़िया मनीष कड़वा, बुद्धराज गुजर, एस के गुजर, V बराबर आई आर। बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो। ये ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम के सूत्र से प्रतिरोध का सूत्र आता है R बराबर V बटा I। I इधर भाग में आ जाएगा, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो R बराबर V बटा I होता है प्रतिरोध का सूत्र। मतलब विभवांतर बटे धारा। V का मतलब क्या होता है? विभवांतर। और I का मतलब होता है धारा। ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। अब बताओ प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जवाब दो। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, जवाब दो प्यारे बच्चों। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। ओम। बहुत बढ़िया। योगेश लुकिया, गगन मेघवाल, गोपाल गुजर, गोरा चौधरी, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो। पारुल टाक, बुद्धराज गुजर, बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हो। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है ओम। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? ओम। ये ध्यान रखना बच्चों। क्लास को शेयर करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो, है ना। क्लास को लाइक भी कर दो, सभी बच्चे लाइक कर दो क्लास को। गुरु अब रोटी खा ले, होगा टाइम। बस भाई इसको तो देख लेते हैं पूरा, इसको देख लेते हैं पूरा। चलो देखो, चालकता क्या होती है? चालकता किसको कहते हैं? चलो इसको मैं मिटा रहा हूं इधर से। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर इधर चालकता की व्याख्या करता हूं मैं। चालकता क्या होती है? ले लिया का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ ये लो साइड में हो गए। ध्यान रखना, धारिता का सूत्र, धारिता का मात्रक बहुत बार आता है, और प्रतिरोध का सूत्र और मात्रक याद रखना। चलो मिटा देता हूं मैं अब इसको। अब यहां बताता हूं चालकता क्या होती है। देखना बच्चों, चालकता किसको कहते हैं? चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाती है चालकता। किसका व्युत्क्रम है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है प्यारे बच्चों। हाँ तुलसी देवी वेलकम, लेट आए क्लास के अंदर। हाँ चलो ले लिया, अच्छी बात है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाती है चालकता, और चालकता को भी सी से दर्शाते हैं। ध्यान रखना, धारिता को भी सी से दर्शाया था और चालकता को भी सी से दर्शाते हैं। तो देखो सी बराबर या चालकता बराबर क्या होगा? चालकता बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है ना, तो 1 बटा प्रतिरोध, 1 बटा प्रतिरोध। ये ध्यान रखना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? उल्टा होता है। तो चालकता को सी से दर्शाते हैं, सी बराबर 1 बटा आर। तो देखो चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के उल्टे हैं। चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे।
ध्यान रखना। इसका देखो मात्रक निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं, देखो चालकता का। चालकता का मात्रक निकालते हैं सूत्र से, 1 बटा प्रतिरोध, तो 1 ऊपर है जैसे ही, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अभी बताया आपको, प्रतिरोध का मात्रक होता है प्यारे बच्चों ओम। तो ये आ गया चालकता का मात्रक 1/ओम। आप इसको थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हो, इस ओम को ऊपर ले जाओ, ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी, जिसे ओम इनवर्स बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, बहुत बढ़िया भाई मनोज भाकर कह रहे हैं ओम इनवर्स। इसी को एक और नाम देते हैं महो, और इसी को एक और नाम देते हैं साइमन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? साइमन, महो, साइमन, है ना, ये ध्यान रखना। एस के गुजर गुरुजी मारे तो नेट ही खत्म हो गयो। अरे तो भाई नेट फालतू चीजें में क्यों खर्च करता है, ऐसे काम की चीजों में खर्च किया कर। पूरे दिन वो इंस्टाग्राम चलाता होगा, ठुमके देखता होगा, तो नेट तो खत्म होगा ही। नेट बचाकर रखा कर शाम की क्लास के लिए। मनोज भाकर मेरा भी खत्म हो गया, डूब मरो रे तुम्हें। हाँ चलो, तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, कैसी लगी लाइक कर देना सभी क्लास को, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। मनीष कड़वा क्या कह रहे हैं? भाई नेट का रिचार्ज फुल रखा करो, पढ़ाई करनी है तो। बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। योगेश डुकिया क्या कह रहे हैं? एस के गुजर तुम भी क्या है, क्या कह रहे? मनोज भाकर 29 को रिचार्ज करियो आज, धन्यवाद भाई। हाँ गोपाल गुजर कह रहे हैं सुपर डुपर क्लास, धन्यवाद भाई धन्यवाद। गोस्वामी इंडियन आर्मी आज बहुत लेट पधारे हो आप। योगेश डुकिया गुरुजी मजा आ गयो क्लास में, धन्यवाद भाई। बस रोज ऐसे ही मजा आता रहेगा, आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, और वो इससे भी शानदार शानदार प्रश्न अपने पास होंगे, और वो एग्जाम में सीधे के सीधे छपेंगे भाई, ये ध्यान रखना। बुधराज गुजर धन्यवाद, नाइस क्लास सर, धन्यवाद भाई। चलो बच्चों आज की क्लास, मनोज भाकर क्या कह रहे हैं? पिया सर कन हूं, क्या कह रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आया। गोरा चौधरी धन्यवाद, आरती गुजर धन्यवाद जी, दिव्या साहू धन्यवाद। चलिए मैं रोज की तरह आपको लास्ट में 2 मोटिवेशन की लाइन सुना देता हूं। सुनना है तो एक बार यूं कर दो, उसके बाद लास्ट की 2 लाइन सुना देता हूं। गोस्वामी इंडियन आर्मी विनोद, कैसे हो गुरुजी? बढ़िया है भाई अपन, आप सब लोगों की दुआ है, हम सब बढ़िया हैं। हाँ चलो भाई, सभी कह रहे हैं एक बार मोटिवेशन की लाइन सुना दो सर, तो मैं मोटिवेशन की लाइन आपको सुना देता हूं। दोस्तों कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये थी बच्चों आज की मोटिवेशन की लाइन। चलिए बच्चों इसी मोटिवेशन की लाइन के साथ में आज की क्लास को समाप्त करना चाहता हूं यहीं पर। हाँ ढाणियाला जाट कह रहे हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। वाह भाई ढाणियाला जाट, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश गुजर सूरी, फंटास्टिक सर जी, धन्यवाद भाई, वेलकम है आप सभी का। कल
अपन इसी समय 7:30 से 5-10 मिनट ऊपर हो सकती है, तो आप क्लास के अंदर आके बैठ जाया करो और पहले ही बैठ जाया करो, कोई धक्का मुक्की ना करे क्लास के अंदर, है ना, और आराम से आके बैठ जाया करो। 7:30 या 7:40-45 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी हमें थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास को कंटिन्यू लेते रहिएगा बच्चों, है ना। चलिए, हाँ चलो बच्चों, हाँ अपन अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपको इसी समय पर 7:30 बजे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली क्लास में ठीक इसी समय। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।